पाई नेटवर्क की ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू जीसीवी, ये 3 शब्द है ना, आज इंटरनेट पर शायद सबसे ज्यादा बहस वाले विषयों में से एक है। सोशल मीडिया पर तो रोज नई नई थियोरीज आती हैं। कुछ लोग इसे रातों रात अमीर बनने का टिकट बताते हैं, तो कुछ इसे पूरी तरह खारिज कर देते हैं। हमारे पास जो स्रोत है वो इन दोनों एक्सट्रीमिटीज से हटकर एक अलग ही तस्वीर पेश करते हैं। बिल्कुल। आज हम इस विषय को अटकलों और उम्मीदों से परे जाकर देखेंगे, एक यथार्थवादी और आप कह सकते हैं तार्किक नजरिए से। और यह साफ कर दें कि आज की चर्चा पूरी तरह से दिए गए स्रोतों पर आधारित है। तो यहाँ कोई प्राइस प्रिडिक्शन या जल्दी अमीर बनने का दावा नहीं है। हमारा मकसद सिर्फ एक है, पाई नेटवर्क की जीसीवी के पीछे की सोच को समझना, उम्मीदों को जमीन पर रखना और एक जानकारी के आधार पर समझ बनाने में मदद करना। ठीक है, तो चलिए सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये ग्लोबल कंसेंसस वैल्यू यानी जीसीवी आखिर है क्या भला? क्या ये कोई तय कीमत है जो कोई कंपनी घोषित कर देगी, या किसी एक्सचेंज पर अचानक से एक दिन लिस्ट हो जाएगी? लोगों के मन में तो यही छवि है। और यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। यह सामग्री इस बात पर जोर देती है कि जीसीवी कोई तय कीमत नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई इसे घोषित करेगा। ये एक कलेक्टिव एग्रीमेंट है, एक सामूहिक सहमति जो धीरे धीरे पूरे इकोसिस्टम में ऑर्गेनिकली बनती है। ये कोई जादुई नंबर नहीं है जो आप समझिए रातों रात आसमान से टपकेगा। इसे समझने के लिए इन दस्तावेजों में 2 बहुत अच्छे उदाहरण दिए गए हैं। अच्छा, वो क्या है? क्योंकि ये कॉन्सेप्ट सच कहूं तो थोड़ा अमूर्त सा लगता है। पहला उदाहरण है बाजार में टमाटर की कीमत का। टमाटर की कीमत? हाँ, सोचिए, टमाटर का दाम कौन तय करता है? कोई एक कंपनी नहीं। ये मांग, आपूर्ति, किसान की लागत, विक्रेता की उम्मीद और खरीदार की जेब जैसे कई कारकों के बीच एक अदृश्य सहमति से तय होता है। अगर टमाटर बहुत ज्यादा हैं तो कीमत गिरती है, अगर खरीदार ज्यादा हैं तो कीमत बढ़ जाती है। हाँ, ये तो बेसिक इकोनॉमिक्स है। बिल्कुल। जीसीवी भी कुछ इसी तरह की सामूहिक सौदेबाजी से उभरेगा। ठीक है, टमाटर का उदाहरण समझ आता है, लेकिन टमाटर तो एक भौतिक चीज है, एक फिजिकल चीज। एक डिजिटल कॉइन के लिए यह कैसे काम करेगा? यहीं पर दूसरा उदाहरण काम आता है, सोने या डॉलर का। ओके। इनकी कीमत सिर्फ इन्हें निकालने या छापने की लागत से तय नहीं होती। सोने की असली कीमत इस बात में है कि हजारों सालों से इंसानों ने इसे मूल्यवान माना है, इस पर भरोसा किया है, इसे लेन देन के लिए स्वीकार किया है। और डॉलर की कीमत अमेरिकी सरकार के वादे और वैश्विक अर्थव्यवस्था में उसके इस्तेमाल पर टिकी है। इन दोनों की वैल्यू बेसिकली लोगों के भरोसे और स्वीकृति का नतीजा है। पाई नेटवर्क का लक्ष्य भी कुछ ऐसा ही है, लेकिन जाहिर है ये प्रक्रिया रातों रात नहीं हो सकती। मतलब इसकी असली कीमत कम्युनिटी के सामूहिक व्यवहार से उभरेगी, किसी बोर्डरूम के फैसले से नहीं। और इसका सीधा मतलब ये है कि इसमें बहुत समय लगेगा। ये कोई बहुत समय लगेगा, बिल्कुल। ये कोई स्विच ऑन ऑफ करने जैसा नहीं है। आपने बिल्कुल सही समझा। स्रोत इस बात पर बार बार जोर देता है कि ये एक क्रमिक, धीमी और ऑर्गेनिक प्रक्रिया होगी। ये कई चरणों में विकसित होगी। पहले छोटे छोटे कम्युनिटी ग्रुप्स में आपसी लेन देन, फिर स्थानीय बाजारों में इसका इस्तेमाल, और फिर धीरे धीरे एक बड़े और व्यापक इकोसिस्टम में इसका एकीकरण। जैसे एक पेड़ को बीज से एक मजबूत दरख्त बनने में सालों लगते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। बस वैसे ही एक स्थायी इकोसिस्टम को परिपक्व होने में समय लगता है। जो लोग तुरंत नतीजों की उम्मीद कर रहे हैं उन्हें शायद निराशा हो। तो अगर कीमत अटकलों से या किसी एक्सचेंज पर लिस्टिंग से नहीं बढ़ेगी, तो फिर पाई की असली वैल्यू आएगी कहाँ से? वो कौन से ठोस आधार है जिनसे इसका मूल्य बनेगा? ये सवाल सबसे अहम है। बहुत अहम सवाल है। और स्रोतों के मुताबिक वैल्यू के 4 मुख्य स्तंभ बताए गए हैं, और ये चारों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। पहला स्तंभ सबसे अनोखा है, इंसानी योगदान, मतलब ह्यूमन कंट्रीब्यूशन। पारंपरिक क्रिप्टो माइनिंग में क्या होता है? शक्तिशाली कंप्यूटर गणितीय समस्याएं हल करते हैं। लेकिन पाई में जब लोग रोज ऐप पर टैप करते हैं, रेफरल लाते हैं या अपना सिक्योरिटी सर्कल बनाते हैं, तो वो असल में अपना समय, अपना ध्यान और अपनी निरंतरता को रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक बहुत ही अलग सोच है। लेकिन क्या सिर्फ ऐप पर क्लिक करने से वैल्यू बन सकती है? कुछ लोग कह सकते हैं कि ये तो कोई असली काम नहीं है। ये एक वाजिब सवाल है, लेकिन इसे इस तरह देखिए, फेसबुक या गूगल की वैल्यू कहाँ से आती है? उनके यूजर्स से, उनके डेटा से, उनके ध्यान से। एग्जैक्टली। लाखों लोगों का रोज किसी नेटवर्क से जुड़ना
एक शक्तिशाली नेटवर्क इफेक्ट बनाता है। ये इंसानी भागीदारी और ध्यान ही आज की डिजिटल इकोनॉमी में सबसे मूल्यवान संपत्ति है। पाई इसे सीधे तौर पर रिकॉर्ड कर रहा है। बस इसे गेमिंग या बॉट से बचाने के लिए KYC जैसे सुरक्षा उपाय जरूरी हो जाते हैं, जिसका जिक्र भी इन स्रोतों में है। ठीक है, तो पहला स्तंभ हुआ इंसानी ध्यान और नेटवर्क इफेक्ट। दूसरा क्या है? दूसरा है यूटिलिटी का निर्माण, मतलब यूटिलिटी क्रिएशन। पाई को सिर्फ एक डिजिटल कॉइन बनकर नहीं रहना है, बल्कि इसे एक आर्थिक इकाई बनना होगा। मतलब जब आप पाई से सच में कुछ खरीद सकें, कोई सेवा ले सकें या बिल चुका सकें, तब यह असल पैसे जैसा व्यवहार करेगा। इन दस्तावेजों में इंटरनेट का एक बेहतरीन उदाहरण दिया गया है। अच्छा। 1980s के दशक में इंटरनेट सिर्फ वैज्ञानिकों और शिक्षाविदों के लिए एक टूल था। उसकी कोई बड़ी आर्थिक वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब उस पर अमेज़न, नेटफ्लिक्स और सोशल मीडिया जैसे कमर्शियल एप्लीकेशंस बने, तब उसकी असली आर्थिक शक्ति भुइयां के सामने आई। बिल्कुल, पाई को भी इसी सैद्धांतिक मूल्य से व्यवहारिक उपयोगिता तक का सफर तय करना है। और इस उपयोगिता को असल दुनिया से जोड़ने का काम तो व्यापारी ही करेंगे। मुझे लगता है ये सबसे मुश्किल कड़ी होगी। बिल्कुल सही। और यही हमारा तीसरा और शायद सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है, व्यापारियों की स्वीकृति, यानी मर्चेंट एक्सेप्टेंस। स्रोत इसे GCV की रीढ़ की हड्डी कहते हैं। रीढ़ की हड्डी? हाँ, जब दुकानदार, सर्विस प्रोवाइडर और बिजनेस पाई को भुगतान के रूप में स्वीकार करना शुरू करते हैं, तो एक वास्तविक मांग पैदा होती है। ये पाई को सिर्फ एक डिजिटल संपत्ति से निकालकर लेन देन के माध्यम में बदल देता है। लेकिन यहाँ एक चिकन एंड एग वाली समस्या है ना? व्यापारी पाई क्यों स्वीकार करेंगे अगर ग्राहक उसे खर्च नहीं कर रहे हैं, और ग्राहक खर्च क्यों करेंगे अगर कोई इसे स्वीकार ही नहीं कर रहा? इस गतिरोध को कैसे तोड़ा जाएगा? स्रोत बताते हैं कि इसे एक क्रमिक दृष्टिकोण से ही हल किया जा सकता है। शुरुआत में कुछ साहसी पायनियर्स होंगे जो इस विचार पर यकीन करते हैं। वे छोटे स्तर पर शुरुआत करेंगे, फिर उन्हें देखकर कुछ अर्ली एडॉप्टर्स आएंगे। जब लोगों को दिखेगा कि वे सच में पाई से कुछ खरीद पा रहे हैं, तो भरोसा बढ़ेगा और धीरे धीरे मुख्य धारा में स्वीकृति बढ़ेगी। हाँ, ये एक धीमी प्रक्रिया होगी जिसमें बहुत धैर्य की जरूरत होगी। ठीक है, तो हमारे पास इंसानी ध्यान, असल उपयोगिता और व्यापारियों की स्वीकृति है। लेकिन लोगों को बार बार उस इकोसिस्टम में वापस आने के लिए क्या प्रेरित करेगा? यहीं पर शायद चौथा स्तंभ आता है। हाँ, चौथा स्तंभ है इकोसिस्टम एप्स। गेम्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स, ई-कॉमर्स मार्केटप्लेसेस, वित्तीय सेवाएं, ये सब पाई की उपयोगिता को कई गुना बढ़ा देते हैं। जितनी ज्यादा और अच्छी ऐप्स होंगी, लोगों के पास पाई खर्च करने और कमाने के उतने ही ज्यादा तरीके होंगे। उपयोगिता से मांग बढ़ती है और मांग से वैल्यू। ये एक ऐसा चक्र है जो खुद को मजबूत करता है। ये ऐप्स इकोसिस्टम को स्टिकी भी बनाते हैं। मतलब जब यूजर्स को क्वालिटी ऐप्स मिलते हैं, तो वो लंबे समय तक नेटवर्क से जुड़े रहते हैं, जो स्थायी मूल्य बनाने के लिए बहुत जरूरी है। इन चारों स्तंभों को देखकर ये तो साफ है कि ये एक लंबी और सोची समझी रणनीति है। पर सवाल ये उठता है कि इतना धीमा क्यों? क्यों न इसे बस किसी बड़े एक्सचेंज पर लॉन्च कर दिया जाए और बाजार को ही इसकी कीमत तय करने दी जाए, जैसा कि ज्यादातर क्रिप्टो करेंसीज के साथ होता है। ये धीमी प्रक्रिया कई लोगों को निराश भी करती है। मैं समझता हूं, ये निराशा एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया है, खासकर जब हम क्रिप्टो की दुनिया में तुरंत नतीजों के आदी हो चुके हैं। लेकिन स्रोत बताते हैं कि ये धीमापन कोई कमी नहीं, बल्कि एक जानबूझकर अपनाई गई रणनीति है। इसमें एक बहुत ही शक्तिशाली लाइन है, धीमा GCV स्थिरता है, अचानक GCV सट्टेबाजी है। एक मिनट, ये लाइन तो ये बहुत जरूरी है। धीमा GCV स्थिरता है और अचानक GCV सट्टेबाजी है। ये तो पूरे नैरेटिव को ही बदल देती है। इसका मतलब ये कोई तकनीकी देरी नहीं, बल्कि यूजर्स को बचाने के लिए एक सोचा समझा दार्शनिक फैसला है। बिल्कुल, इसका मुख्य मकसद क्रिप्टो बाजार में आम पंप एंड डंप स्कीम से बचना है, जहां कुछ बड़े खिलाड़ी कीमत को अचानक बढ़ाते हैं और जब आम रिटेल निवेशक लालच में आकर निवेश करते हैं, तो वे बेचकर निकल जाते हैं और छोटे निवेशकों को भारी नुकसान होता है। सही। पाई नेटवर्क का दृष्टिकोण है, पहले उपयोगिता बनाओ, वैल्यू अपने आप तामाएगी। जब वैल्यू सिर्फ अटकलों पर आधारित होती है, तो वो बहुत अस्थिर होती है और असली उपयोगिता बनाने के मुख्य लक्ष्य से ध्यान भटक जाता है। एक मजबूत इकोसिस्टम को परिपक्व होने के लिए समय चाहिए। इसकी तुलना एक इमारत बनाने से की गई है,
जो नींव से लेकर फिनिशिंग तक एक एक करके बनाई जाती है। जल्दबाजी में बनाई गई इमारत बह सकती है। तो अगर ये एक लंबी निर्माण प्रक्रिया है, तो इसमें शामिल लोगों का क्या रोल है? ऐसा लगता है कि ये सिर्फ पाए होल्ड करके बैठकर इंतजार करने वाला निवेश नहीं है। इन स्रोतों के अनुसार लोगों को असल में करना क्या होगा? ये सबसे जरूरी बात है। स्रोत साफ कहते हैं कि ये एक पार्टिसिपेशन इकोनॉमी है, पैसिव इकोनॉमी नहीं। यहाँ हर किसी की अपनी भूमिका और जिम्मेदारी है। सबसे पहले बात करते हैं आम यूजर्स की। सिर्फ रोज माइनिंग ऐप पर बटन दबाना काफी नहीं है, वो तो बस इस इकोसिस्टम में एंट्री टिकट है। यूजर्स को इकोसिस्टम में सक्रिय रूप से भाग लेना होगा, ऐप्स इस्तेमाल करने होंगे, उन व्यापारियों का समर्थन करना होगा जो पाई स्वीकार कर रहे हैं, और कम्युनिटी इवेंट्स में हिस्सा लेना होगा। इसके अलावा हर यूजर एक एम्बेसडर है। एम्बेसडर? हाँ, उसकी जिम्मेदारी है कि वो गलत सूचनाओं का मुकाबला करे और नए लोगों को सही जानकारी दे। और व्यापारियों की जिम्मेदारी तो और भी बड़ी लगती है। वे तो अपनी पूंजी और प्रतिष्ठा दोनों दांव पर लगा रहे हैं। निश्चित रूप से व्यापारी इस इकोसिस्टम के असली पायनियर्स हैं। उन्हें सिस्टम स्थापित करने, ग्राहकों को शिक्षित करने और सबसे ज्यादा धैर्य रखने की जरूरत होगी। शुरुआत में ये मुश्किल हो सकता है, लेकिन उन्हें फर्स्ट मूवर एडवांटेज भी मिलेगा। जो व्यापारी जल्दी पाई स्वीकार करेंगे, वे एक बड़ी और वफादार ग्राहक संख्या बना सकते हैं। इसके बाद आते हैं डेवलपर्स, जिनका काम है क्वालिटी एप्स बनाकर इकोसिस्टम को उपयोगी और आकर्षक बनाना। और इन सबको जोड़ने का काम करते हैं कम्युनिटी लीडर्स। कम्युनिटी लीडर्स का क्या रोल है? क्या वे किसी तरह के मैनेजर हैं? नहीं, स्रोत के अनुसार ये कोई अधिकार वाली पोस्ट नहीं, बल्कि सेवा का काम है। उनका काम है शिक्षा और जागरूकता फैलाना, यथार्थवादी उम्मीदें तय करना, अटकलों को हतोत्साहित करना और एक सकारात्मक और सहयोगी माहौल बनाना। एक स्वस्थ कम्युनिटी के बिना ये प्रोजेक्ट सफल नहीं हो सकता। ये सब हमें उस बड़े सवाल की ओर ले जाता है जो हर किसी के मन में है। इस नई तरह की अर्थव्यवस्था से वास्तव में किसे फायदा होगा? कौन अमीर बनेगा और कौन नहीं? क्योंकि अंत में ज्यादातर लोग इसी सवाल का जवाब ढूंढ रहे हैं। और स्रोत इस बारे में बहुत स्पष्ट हैं। वे सफलता और असफलता के पैटर्न को मानसिकता और कार्यों से जोड़ते हैं, ना कि सिर्फ भाग्य से। सफल कौन होगा? सबसे पहले शुरुआती और लगातार योगदान देने वाले। सिर्फ जल्दी जुड़ना काफी नहीं है, लगातार सक्रिय रहना, सीखना और योगदान देना भी जरूरी है। इन दस्तावेजों में मैराथन का एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। अच्छा। रेस में शुरुआत में बढ़त मिलना अच्छा है, लेकिन फिनिश लाइन तक दौड़ने के लिए सहनशक्ति और निरंतरता चाहिए। तो सिर्फ पाई जमा करके रखने से काम नहीं चलेगा? बिल्कुल नहीं। दूसरे सफल लोग होंगे बिल्डर्स और क्रिएटर्स। मतलब डेवलपर्स जो एप्स बनाते हैं, व्यापारी जो बाजार बनाते हैं, सर्विस प्रोवाइडर जो उपयोगिता लाते हैं। संक्षेप में, वो लोग जो इकोसिस्टम में असल वैल्यू जोड़ रहे हैं। शिक्षक और मेंटर्स भी सफल होंगे जो लोगों को सही जानकारी देते हैं। और सबसे बढ़कर लंबे अवधि की सोच रखने वाले लोग। और असफल कौन होगा? स्रोत इस बारे में क्या कहते हैं? यहां भी पैटर्न बहुत साफ है। जल्दी अमीर बनो वाली मानसिकता वाले लोग सबसे पहले निराश होंगे। जो रातों रात चमत्कार की उम्मीद रखते हैं, वे अधीर हो जाएंगे और शायद अपने पाए को बहुत कम कीमत पर बेच देंगे या हार मान लेंगे। सट्टेबाज और केवल ट्रेडर्स को भी मुश्किल होगी, क्योंकि यह प्लेटफॉर्म सट्टेबाजी के लिए डिजाइन ही नहीं किया गया है। और जैसा आपने कहा, केवल पाए होल्ड करके रखने वाले यानी पैसिव होल्डर्स भी संघर्ष करेंगे। ये एक पार्टिसिपेशन इकोनॉमी है, पारंपरिक निवेश नहीं, जहां आप कुछ खरीद कर भूल जाते हैं। जो लोग इकोसिस्टम को नजरअंदाज करते हैं, वे इस खेल में पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो अगर कोई हमारी ये चर्चा सुन रहा है, तो ऐसी कौन सी सबसे बड़ी गलतियां हैं जिनसे उन्हें हर हाल में बचना चाहिए? अगर एक दो चीजें हों जो सब कुछ बर्बाद कर सकती हैं, तो वो क्या होंगी? स्रोत कई गलतियों पर प्रकाश डालते हैं, लेकिन सबसे बड़ी गलती होगी जीसीवी को एक सट्टा, क्रिप्टो मूल्य या स्टॉक मार्केट की तरह मानना। इसे एक पारंपरिक क्रिप्टो करेंसी की तरह देखना, हर घंटे कीमत चेक करना, डर और लालच के आधार पर फैसले लेना। यह मानसिकता पाई नेटवर्क के मूल दर्शन के बिल्कुल खिलाफ है। ये करने से आप खुद को असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। और इसके अलावा